अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क, ऑटम 14 गैलेक्सी लीजिंग, तो कर भी लिया होगा, कोई मसला भी नहीं होगा। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। वैसे कोई मसला होता तो मैं खुद भी बता देता। है कोई मसला? कौन सी एंट्री की है? वो कंपाउंड एंट्री की है, आप अलग अलग करें। वो कंपाउंड एंट्री की हुई है। वो जो मैंने आपको दो एंट्रीज बताई है ना, अगर उनको कंपाउंड करें तो वही बन जाएगी, लेकिन आप अलग अलग करें, अब ना करें कंपाउंड। अच्छा हाँ, एक मसला हो सकता है ऑनलाइन वालों को, उनको ये वर्ड नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, तो उससे उनको लग रहा था शायद इसको डेप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेसर जब एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा तो डेप्रिशिएट क्यों करेगा? अच्छा, कॉस्ट का वर्ड क्यों है? कॉस्ट का वर्ड सिर्फ इसलिए है कि लेसर ये जो एसेट लीज पे दे रहा है, ये लेसर के पास कहां से आ रहा है? खरीद के दे रहा है ना। तो ये जो कॉस्ट है ये उसकी एक्चुअली मार्केट में फेयर वैल्यू ही है, लेकिन हम एनआईएल फेयर वैल्यू से नहीं निकाल रहे, हम एनआईएल निकाल रहे हैं पीवी ऑफ जीआईएल से। डाउन पेमेंट कितनी? डाउन पेमेंट भी थी मेरे ख्याल में 3000 प्लस रेंटल कितना? 7 और एडवांस था, एरियर्स था 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर माइनस 4 और आगे 5000। तो ये वही बन जाएगा 28.69 शायद ना। हाँ तो यही बनेगा। तो उस कॉस्ट का कुछ भी नहीं किया हमने, एनआईएल निकाला है, वो एनआईएल ही आया है। वो कॉस्ट दी क्या हुई है? वो फेयर वैल्यू दी हुई है, क्योंकि लेसर ने तो मार्केट से खरीद के देना है, तो वो मार्केट से किसको कितने का मिला वो दिया हुआ 28.6 मिलियन, लेकिन हम वो नहीं ले रहे, हमने इसको पीवी के जरिए चलना है। ठीक है जी, गैलेक्सी लीजिंग हो गया। अच्छा, हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, चलें और वैरायटियाँ करते हैं। लीज इंसेंटिव सिखाता हूँ आज। लीज इंसेंटिव, उसके अलावा मैं आपको बीपीओ हो गया, रेंट हॉलिडे, पेनल्टी, ठीक है। लीज इंसेंटिव कराता हूँ, अकाउंटिंग का मिसमैच कराता हूँ, और वो आईडीसी वाली कहानी समझाता हूँ। देखें सवाल, बल्कि हेडिंग ही दे लेता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ लीज इंसेंटिव। इसमें भी ना मैं अंग्रेजी कोई नहीं बता रहा, वो तो पहले बता ही चुका हूँ लीज इंसेंटिव का क्या करना होता है। लीज इंसेंटिव का क्या करना होता है? लीज पेमेंट में से माइनस। इसको माइनस करने का तुक सिर्फ ये था कि लीज रेंटल्स लेसर को मिल रहे हैं और लीज इंसेंटिव ये लेसर पे कर रहा है, तो ये जस्ट डायरेक्शन का फर्क है, यानी उसको रेंटल्स मिल रहे हैं और वो लीज इंसेंटिव पे कर रहा है, इसलिए लेस करने को कहा हुआ था, वरना जरूरी नहीं है कि लाजमी लेस ही करना है। तो वो इसमें अंग्रेजी कोई नहीं है, बस सवाल कराता हूं। लीज टर्म, लीज टर्म 5 years और इम्प्लिसिट रेट 15%, 15%। लीज रेंटल 75,000, 75,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, 75,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। इम्प्लिसिट रेट बता दिया? हाँ बता दिया। अच्छा, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर,
रेंटल बता दिए, लीज इंसेंटिव पेएबल बाय लेसर टू लेसी, लीज इंसेंटिव पेएबल बाय लेसर टू लेसी, $4,000 on commencement of lease and $6,000 after 1 year. रिक्वायर्ड है हमसे मिल मिला के एंट्रीज SOCI SOFP नोट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। फर्स्ट जनवरी 21 लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ जी, पहले तो NIL पहले दिन वाला निकालें। लीज इंसेंटिव लीज पेमेंट्स में एज अ नेगेटिव बताया था मैंने, क्योंकि लीज पेमेंट्स लेसर को मिल रही होती हैं, लीज इंसेंटिव लेसर पे कर रहा है, तो लीज पेमेंट्स के अंदर ये एज अ नेगेटिव है। तो निकालें NIL पहला। ये तो आप सोचिए, लीज इंसेंटिव लीज पेमेंट्स में एज अ नेगेटिव है। क्या जी? ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस क्यों नहीं बनेगा ये आपको मैं टेबल के जरिए सिखाता हूं, लेकिन ये लीज रेंटल्स में से एज अ नेगेटिव आना है। डन, कैलकुलेटेड। एक तो पहला 4,000 नेगेटिव आ गया, फिर उसके अलावा रेंटल्स 75, 1 माइनस 1 पॉइंट पावर 5, और वो जो 6,000 है ये 6,000 भी नेगेटिव है, लेकिन साल बाद देखिए टाइमलाइन पे तो ये साल बाद ही प्लेस्ड है ना, तो है ये एज अ नेगेटिव, लेकिन चूंकि साल बाद है तो उसकी भी पीवी बननी है। और भी था कुछ, कितना बन गया NIL? 242,194, ये हो गया NIL। $242,194। अच्छा, जब लेसर को पैसे मिलते हैं तो लेसर क्या एंट्री करता है? कैश डेबिट लीसेबल क्रेडिट। अब ये पैसे दे रहा है, फर्स्ट जनवरी 21
लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि अब ये पैसे दे रहा है, ये इसने लीज इंसेंटिव दिया। पैसे मिल रहे होते हैं ना, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, अब ये पैसे दे रहा है तो उलट हो गया। अच्छा, टेबल पे जाने से पहले एक बात समझाता हूं। अगर ये इंसेंटिव ना देता तो इसकी टोटल रिकवरी ये होती, और आज जो उसकी जेब से एसेट के लिए पैसे जा रहे हैं, देखें ये ना एसेट खरीद रहा है, और जब एसेट खरीद रहा है तो उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। अगर वो ये इंसेंटिव ना दे रहा होता तो टोटल रिकवरी उसकी ये होती, तो उसको टोटल 4-5 साल में मिला के कितनी इंटरेस्ट इनकम होती, ये और जितने का एसेट है उनका डिफरेंस। ये बात दोबारा, अगर लीज इंसेंटिव को इग्नोर कर दें तो वो एसेट खरीद रहा है, और मैं कहता हूं कि वो 242,194 का एसेट खरीद रहा है, इतने का एसेट खरीद रहा होगा वो। अब जब ये इतने का एसेट खरीद रहा है, और अगर सिर्फ ये पैसे रिकवर करता तो उसका टोटल 4 साल का इंटरेस्ट कितना होता, इन दोनों का डिफरेंस होता ना। तो जो लीज इंसेंटिव दे रहा है वो आप कह रहे हैं इसका एक्सपेंस बनना चाहिए, बिल्कुल सही है, खर्चा कर रहा है, एक्सपेंस बनना चाहिए, लेकिन उसको अलग से एक्सपेंस बनाने की बजाय वो हमारी इंटरेस्ट इनकम को खा जाएगा। नहीं समझ आई, चलो रहने दो, स्केड्यूल से बताता हूं। यानी वो इनकम को कम कर रहा है, क्योंकि पैसों की रिकवरी कम हो रही है, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं और साथ हम दे रहे हैं, तो यानी पैसों की रिकवरी कम हो रही है। जब पैसे कम रिकवर हो रहे हैं मतलब हमारी इंटरेस्ट इनकम कम आ रही है, तो अलग से एक्सपेंस बनने की बजाय ना ये इनकम को खा रहा होता है। तो जो पैसे मिल रहे होते हैं कैश डेबिट, अब पैसे दे रहा है तो कैश क्रेडिट। इसके बाद स्केड्यूल बनेगा। अच्छा, मैंने डाउन पेमेंट के लिए आपको बताया था कि डाउन पेमेंट की लाइन अगर आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। लीज स्केड्यूल क्या करें, नेट ऑफ डाउन पेमेंट से शुरू करें। अब मैं इसके लिए कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल शुरू में कोई लीज इंसेंटिव आ गया ना, बिल्कुल शुरू में, तो आप लीज रिसीवेबल उसको ऐड करके स्टार्ट करें, क्योंकि देखें डाउन पेमेंट का ना बिल्कुल उलट हो रहा है। डाउन पेमेंट में क्या था, पहले ही दिन हमें पैसे मिल रहे थे, लीज इंसेंटिव पहले ही दिन हम पैसे दे रहे हैं, तो एंट्री तो उसकी है अलग। मैंने डाउन पेमेंट की भी अलग एंट्री की थी कल वाले सवाल के अंदर, लेकिन अगर टेबल बनाना है तो जैसे डाउन पेमेंट में मैंने कहा था कि आप इनिशियल एनआईएल नेट ऑफ डाउन पेमेंट करके टेबल स्टार्ट करें। इन अदर वर्ड्स, इन दोनों एंट्रीज को मिला के टेबल स्टार्ट करें। तो अब अगर पहले ही दिन लीज इंसेंटिव जा रहा होगा तो मैं अब भी यही बात करूंगा कि इनको मिला के टेबल स्टार्ट करें। तो टेबल कितने से स्टार्ट करें, 246194। इंटरेस्ट 36929। ये क्या किया मैंने, 75 मिलेगा, 6000 देगा तो 69। तो जो लीज इंसेंटिव है वो एज अ नेगेटिव है लीज पेमेंट्स के अंदर। तो इसलिए जो पहले साल की पेमेंट मिलनी थी 75 और हमने देने था उसको 6, तो 69 आ गया। क्या बच गया, 2112 अच्छा, मुझे लगता है मैंने शायद जीटी में ये बात नहीं बताई थी कि टेबल पूरा बनाना है कि नहीं बनाना। जीटी में बताई थी, हाँ, तो बना देता हूं भी पूरा। चले 31 दिसंबर 22, 214123 कितना, 118 75 171 241 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25 75 171 241 2 9287 18289
6 217 216 9784। तो लीज इंसेंटिव, अगर ये बात ना बेशक अगर आप लिख लेना, अगर आपको, मुझे लगता है लिख ही लेना कि अगर पहले ही दिन है तो उसकी एंट्री तो ये है, लेकिन अब स्केड्यूल कितने से स्टार्ट करें? इनिशियल एनआईएल प्लस लीज इंसेंटिव, और अगर बाद में कभी है तो रेंटल में से कर लेना। लीज स्केड्यूल बनाते हुए अगर लीज इंसेंटिव कमेंसमेंट पे है तो लीज स्केड्यूल आप स्टार्ट कर लें इनिशियल एनआईएल प्लस लीज इंसेंटिव से, और अगर बाद में कभी है तो रेंटल में से लेस कर लेना। और ये सवाल तो सामने हुआ ही होगा तो मिसाल भी आ जाएगी। क्या जी? इंसेंटिव में जब पैसे जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट, और चूंकि इसने हमारी इंटरेस्ट इनकम को ही, थोड़ी गहरी बात है, लीज इंसेंटिव को हम अलग एक्सपेंस बनाएंगे, अभी समझाया था, अलग एक्सपेंस नहीं बनेगा ना, हमारी इनकम को खाएगा ना। अब देखो क्या होगा कि हमने जब लीज रिसीवेबल को बढ़ा लिया, अगर मैं यहां 242 लिखता, ये 242 है, और इस सब का डिफरेंस टोटल, सॉरी इसका टोटल, यानी टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं, और उसमें से मैं इनिशियल अमाउंट माइनस करूं तो इंटरेस्ट इनकम बनेगी। नहीं समझ आई? जितना पैसा टोटल रिकवरी हो रही है उसमें ये भी रिकवर हो रहा है और इंटरेस्ट भी रिकवर हो रहा है, तभी जीरो हो रहा है ना। अगर मैं इसके टोटल से ये माइनस कर दूं तो क्या बनेगा? इसका टोटल बनेगा। 242 से बढ़ा के इसको 246 कर देने से क्या फर्क पड़ा? ये बढ़ गया? नहीं। क्या फर्क पड़ा? फिर इंटरेस्ट कम हो गया। देखो ये टोटल पैसे हैं जो रिकवर हो रहे हैं, इसमें ये जीरो क्यों बच रहा है? इन पे ये भी रिकवर हो रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। नहीं समझ आ रही तो रहने देते, दोबारा बताता हूं, अगर ना समझ आए तो टेंशन ना ले ज्यादा। ये हमने रिसीवेबल स्टार्ट कितने से किया? एनआईएल से। अब जब पैसा रिकवर होगा ना, तो वो पैसा रिकवर होने के बाद एंड पे जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जिससे स्टार्ट किया था वो भी रिकवर हो रहा है, और जो मजीद एक्स्ट्रा है वो इनकम मिल रही है, वो ये है। अगर आप जितने भी टेबल पीछे बनाए उनमें आप ये काम करके देख लेना, बेशक इन पेमेंट्स के टोटल में से ये स्टार्टिंग पॉइंट माइनस करोगे ना तो इसका टोटल आएगा। क्योंकि इतने से रिसीवेबल बनाया था, जबकि पैसे मिल रहे हैं इतने, तो क्यों मिल रहे हैं एक्स्ट्रा? इंटरेस्ट इनकम। अब जब मैंने इसको 242 की बजाय 246 कर दिया तो क्या ये बढ़ गया? यानी इसको मैंने बढ़ा दिया जबकि टोटल रिकवरी उतनी ही रही, तो फर्क किस पे पड़ेगा? इनकम कम हो जाएगी ना, इसलिए इसको ऐड कर दिया ताकि इनकम कम हो जाए। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको टोटल की बात बता रहा हूं। आप टोटल को देखो ना, जब इस 242 को यहां लिखोगे और इस टोटल में से माइनस करोगे तो इस कॉलम का टोटल बनेगा। अब अगर 242 की जगह 246 लिख दिया और रिकवरी वही है तो इनकम कम ही होगी ना। इसकी मैं मजीद अभी बात थोड़ी और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आईडीसी जब बताता हूं, वो भी ऐसी ही साइंस है। कैलकुलेशन क्या करनी है ये बात समझ आई कि अगर लीज इंसेंटिव पहले ही दिन जा रहा है तो ये एंट्री और स्टार्टिंग पॉइंट में ही ऐड करके लिख दें, और अगर बाद में कभी जा रहा है तो लीज पेमेंट, उस वाली लीज पेमेंट में से माइनस करते हैं। तो अब एंट्रीज बन जाएंगी 31 दिसंबर 21 पे इंटरेस्ट की एंट्री, ये जो ओपनिंग पे रेट लगने वाली बात है ना, ये भी आईडीसी पढ़ाता हूं ना तो उससे उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी बात। अच्छा, ये
होमवर्क के सवालों में जो आप बुक में देख रहे हैं उसमें ना ये एंट्री कंपाउंड हुई होती है, इंटरेस्ट की और कैश की। आप अलग अलग कर लें। किसी दौर में मैं वो कंपाउंड ही पढ़ाया करता था, लेकिन एडवांस में जाके फिर बच्चों को अलग बताना पड़ता था। तो मैंने इसलिए फिर अब पिछले कुछ 2 साल से मैं अलग अलग ही बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट इनकम की अलग एंट्री, कैश की अलग एंट्री, ताकि एडवांस एरियर में मुश्किल ना आए। तो 2021 का इंटरेस्ट बन गया 36929 और 31 दिसंबर 21 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 69,000 है। ये हो गई एंट्रीज। तो फिर 75 अलग लिखते हैं और इस 6,000 की एंट्री ये वाली करते हैं। यानी अगर वो 31 दिसंबर की बजाय फर्स्ट, देखें ये जो लीजेस है ना, इसमें आप और बहुत सारी वैरायटियां सोच सकते हैं कि अच्छा क्या पता 3 जून को जा रहा होता, अच्छा 27 को जा रहा होता तो क्या होता। सोचने को तो बहुत सारी वैरायटियां बन सकती हैं, लेकिन इतना कुछ अगर हम सवालों को बोर्ड पे लाएंगे तो फिर जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। लेकिन आपने जो जबानी पूछा, मैं जबानी जबानी जवाब दे देता हूं उसका, कि अगर ये 31 दिसंबर 21 की बजाय 6,000 1 जनवरी 22 को दे रहा होता तो 75,000 की एंट्री अलग होती, 6,000 की ऐसी एंट्री अलग होती, और टेबल में फिर एक 1 जनवरी की लाइन में अलग लिखता जिसमें इंटरेस्ट ना डालता, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट खाली होता और साथ 6,000 आ रहा होता। ये 75,000 लिखता, 1 जनवरी 22 की एक लाइन और डालता टेबल में जिसमें इंटरेस्ट ना होता, क्योंकि अभी अगले ही दिन तो पैसे आ रहे हैं, और यहां 6,000 लेता। लेकिन वो जो 6,000 लेता वो पेमेंट ना लेता, यानी रिकवरी ना लेता। ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। 69 की बजाय यहां 75 लिखता, और फिर इधर जब अगली लाइन लिखता तो वो 1 जनवरी 22 लिखता, ओपनिंग बैलेंस आता, इंटरेस्ट 0, और ये जो 6,000 ये पेमेंट की बजाय यानी रिकवरी की बजाय पेमेंट होता, तो वो जो रिसीवेबल है वो ऐड हो जाता। दफा करो। ये ना कैलकुलेशंस में इतनी सारी वैरायटियां खुद बना सकते हैं, तो फिर वो सारा कुछ जब बोर्ड पे लाएंगे ना तो फिर वो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। डबल एंट्रीज में बताएं कोई एतराज परेशानी। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इनकम आएगी 36,929। अच्छा मैंने ना वो जीटी में बात नहीं बताई थी, गुलबर्ग में बता दी थी। क्या हर सवाल में आपको लाजमी है पूरा स्केड्यूल बनाना एंड तक? तो नहीं, लाजमी नहीं है। कितना बनाना है ये एसओएफपी और नोट के बाद बताता हूं। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, यहां खड़े हैं हम। नॉन करंट में कितना? 171,241, 171,241, और करंट में 214,123 में से 171,241 माइनस 42,882। अच्छा नोट जबानी है। मैच्योरिटी एनालिसिस कितनी लाइन है? 4। इनका टोटल रिकंसिलेशन में स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, यूजीआरवी कोई है नहीं, यही जीएल बनेगा, और एंड पे एनआईएल कैसे टैली करेगा? 214। ये नोट है। अच्छा अब इस बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और नोट बनाने के लिए इस पूरे टेबल की जरूरत है?
यानी आपको मेच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए यहां लाइनें लिखी नजर आएंगी तो पता चलेगा 4 है। तो कितने को टेबल की जरूरत है? इस सवाल में 2 लाइनें, तो इसलिए 2 लाइनें नहीं याद रखते, ये याद रख लेते हैं कि सवाल में जिस साल की रिक्वायरमेंट है उससे अगली लाइन तक बस। तो लीज स्केड्यूल सारा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शौक पे बनाना हो तो बनाए बेशक, लेकिन जरूरत जिस साल का सवाल है उससे अगले साल तक की लाइन, उससे एक लाइन आगे नहीं कह रहा, उससे अगला साल, क्योंकि क्या पता 6-6 महीने की पेमेंट्स हो। तो जिस साल का सवाल है उससे अगले साल तक की लाइन बना लें, काफी है। बस जबानी याद हो गई बात है ना। है क्या? हाँ चलिए बता दें। चलो जी, लीड इंसेंटिव काफी है। अब आते हैं आईडीसी पे। ये नोटेड सारा? अच्छा जी, ये मैं बता रहा हूँ फाइनेंसर लेसर के लिए, और ये भी कुछ देर बाद समझ आएगी कि मैंने ये बात क्यों लिखी। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ ओनली फॉर नॉलेज। ये भी समझाता हूं तो पता लगेगा कि मैंने क्यों लिखा ओनली फॉर नॉलेज। फाइनेंशियल लेसर के लिए आईडीसी का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। 2 सवालों से समझाता हूं, ये हेडिंग दे लें, फिर 2 सवालों से समझाता हूं। दे दी हेडिंग। चलें सवाल लिखें। लीज टर्म 3 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, इम्प्लिसिट रेट 14%, 14%, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 2,20,000, आईडीसी 0, इम्प्लिसिट रेट बता दिया। लीज रेंटल 94,761, 94,761 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। इसमें रिक्वायर्ड है आपसे लीज स्केड्यूल, लेकिन उससे पहले एनआईएल बताइएगा। हाँ जी, है नहीं कितना? 220,000। अच्छा, दोनों रस्तों से देखें कितना। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी से कितना? 220, क्योंकि फेयर वैल्यू 220 है, आईडीसी कोई नहीं है तो 220, और पीवी ऑफ जीआईएल अगर निकाल ली हो तो भी 220 है, तो एनआईएल 220 है। चलें टेबल बनाएं, लीज स्केड्यूल बनाएं। 0 हो जाएगा एंड पे। कोई थोड़ा बहुत फर्क हुआ करे तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से होता है, वो इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लिया हमने। 1-2 रुपए का ही होगा, वैसे ज्यादा का नहीं होगा।
पॉज करना जरा। हाँ जी, टेबल 0, ठीक है, ये तो होना भी चाहिए था। अगला सवाल लिखें। अच्छा, अब अगले सवाल में ना सारी चीज़ें सेम है, चाहे दोबारा लिखनी है दोबारा लिखते हैं, चाहे ये कह दें सब सेम है। दो चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, एक मैं आईडीसी चेंज कर रहा हूँ और एक इम्प्लिसिट रेट चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब वही है। सारी चीज़ें दोबारा लिखनी है दोबारा लिख लें, या सेम कहनी है सेम कह दें। आईडीसी 0 की जगह 5000 कर लें, 5000, और इम्प्लिसिट रेट 12.67% कर लें। 12.67, ये आगे भी चल रहा है लेकिन चलो खैर है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ फर्क आएगा। आईडीसी 5000 और इम्प्लिसिट रेट 14% की जगह 12.67%। रिक्वायरमेंट वही लीज कैजुअल। पहले तो एनआईएल बताए ना, दोनों रस्तों से बताइएगा। एक रास्ता होता है पीवी ऑफ जीएल और एक रास्ता होता है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। जी, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी 225, पीवी ऑफ जीआईएल 225, तो टेबल कितने से शुरू होगा? 225। बनाएं टेबल, 0 कर लीजिएगा एंड पे, कुछ 2 4 5 रुपए का फर्क हो तो इंटरेस्ट में एडजस्ट करके टेबल 0 कर लें। तीन तो लाइन है यार। हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी।
ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको दो बातें समझाता हूं और दोनों ही नॉलेज के लिए हैं। इन दोनों टेबल्स में इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करें, इंटरेस्ट कॉलम का टोटल 59,283। दूसरे में नहीं, फिर आपने राउंडिंग ऑफ ठीक नहीं की। आखिरी तीन डिजिट सबके दोनों के बराबर ही होने। दूसरे में भी 283 होना है, 64283। हाँ, पहले में 64283 और दूसरे में 59283। अगर 283 नहीं है तो आपने कोई राउंडिंग ऑफ में गड़बड़ की है। ठीक है, 283 है। अच्छा, अब एक चीज समझाता हूं। पहले टेबल में लेसर की जेब से पैसे कितने जा रहे हैं पहले दिन? 220। क्यों इतने पैसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये नहीं, पहले टेबल में कौन सी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है? 220 क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एसेट खरीद रहा है। तो लेसर की जेब से इतने पैसे आज जा रहे हैं जेब से, कल को उसको टोटल रिकवरी कितनी हो रही है? पेमेंट कितनी है? 94761 इंटू 3 284। तो इसको इतना टोटल मिल रहा है और जेब से इतना जा रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 64283। ये जो इंप्लिसिट रेट है ना, इसका ये काम होता है, आपने IRR QM में पढ़ा होगा, और ये जो बात मैं बताने लगा हूं ये मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाके फिर रिपीट करूंगा। इंप्लिसिट रेट एक ऐसा जादुई रेट होता है जिसकी जिंदगी का मकसद यह है कि लेसर को टोटल लीज टर्म में जो नेट फायदा हो रहा है उसको वो फैला दे, और ऐसे फैला दे कि वो दिखने में एक इंटरेस्ट की शक्ल लगे। इंप्लिसिट रेट एक ऐसा रेट है जिसने इस 64,283 को लीज टर्म पे फैला देना है, और इस तरह से फैलाना है कि बजाहिर नजर आ रहा होगा कि एक इंटरेस्ट रेट है जो रिसीवेबल पे लगता जा रहा है। तो देखें आप, इंटरेस्ट इनकम का टोटल करें, ये बनता है। तो ये जो इंप्लिसिट रेट इस सवाल में 14% निकला ना, ये एक ऐसा रेट था जिसने इस 64,000 को 3 साल पे फैला दिया। ये इंप्लिसिट रेट की जिंदगी का मकसद है कि लेसर को जो टोटल नेट फायदा हो रहा है, जितने पैसे जेब से जा रहे हैं और जितने पैसे जेब में आ रहे हैं, उनका डिफरेंस उसकी इनकम है ना। तो इंप्लिसिट रेट ने इसको 3 साल पे फैला दिया, और ऐसे फैलाया कि बजाहिर नजर आ रहा था कि इंटरेस्ट लग रहा है। ये जो मैंने आपको शुरू में अंग्रेजी लिखवाई थी ना, तो वो ये लिखवाई थी कि फाइनेंस इनकम इज एलोकेटेड ओवर लीज टर्म सो एज टू प्रोड्यूस या रिफ्लेक्टिंग अ पैटर्न बेस्ड ऑन अ पैटर्न रिफ्लेक्टिंग अ कांस्टेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ये अंग्रेजी का काम था। तो इंप्लिसिट रेट क्या करता है कि लेसर को, अच्छा समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ना समझ आए तो कोई टेंशन नहीं है, सवाल हो जाएगा। लेसर को जो आज उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं और जो टोटल कल उसको मिलने हैं, इसमें पूरे 3 साल में वो टोटल इतना कमाएगा। तो इंप्लिसिट रेट ऐसा रेट है जो इसको फैला देगा ओवर लीज टर्म। यही वजह है कि इस टेबल में आपने इंटरेस्ट कॉलम का टोटल किया तो वो इतना ही आया है। लेकिन जब लेसर की जेब से IDC भी चला गया, तो अब उसकी जेब से 220 भी जा रहा है और 5,000 भी जा रहा है, तो अब उसकी जेब से 225 जा रहा है। लेकिन रिकवरी कितनी हो रही है? वो तो उतनी ही है। तो इस IDC का मजीद जेब से जाने से क्या फर्क पड़ा? इंटरेस्ट कम हो गया। वैसे देखें तो उसने अब टोटल कितना कमाना है? टोटल 592। हाँ ना, अरे नहीं ना यार, इसका डिफरेंस नहीं ही बनेगा। 59283 है। तो अब ये इतना कमा रहा है, अब इसकी कमाई कम क्यों हो गई? इस एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से। तो इंप्लिसिट रेट जिसने इस 64,000 को 3 साल पे फैलाना था, अब उससे काम नहीं चलेगा। अब ऐसा इंप्लिसिट रेट चाहिए जो इसको 3 साल पे फैलाए। तो उसके लिए जो इंप्लिसिट रेट निकाला गया वो निकला 12.7%। तो IDC नहीं होगा तो लेसर की कमाई बढ़ जाएगी, और इंप्लिसिट रेट क्या करेगा? उस कमाई को फैला देगा। लेकिन अगर IDC आ जाएगा तो लेसर की कमाई पे फर्क पड़ जाएगा, और अब भी इंप्लिसिट रेट क्या करेगा? उसको फैलाएगा। अच्छा, अब आपके करने वाला काम क्या है? आपके करने वाला काम, वो जो फाइनेंशियल लेसर मैंने इनिशियल मेजरमेंट बताया था वहां आइए। इनिशियल मेजरमेंट में मैंने फाइनेंशियल लेसर की जो चीजें लिखवाई थी ना, वहां आते हैं। उसमें मैंने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में लिखवाया था कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इज पार्ट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ NIL।
तो इस सवाल की अगर आप एंट्री करते तो पहली एंट्री क्या करते, लीड रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 225, तो 5 उसमें शामिल है ना, बस ठीक है शामिल है, यही कहा था मैंने। फिर उसके बाद मैंने अंग्रेजी क्या लिखवाई थी कि ये 5000 P&L में किस शक्ल में आएगा, इनकम को खा जाएगा, देख लें खा गया। जब आईडीसी नहीं था तो इनकम क्या थी, और आईडीसी आने से इनकम क्या आ रही है, तो ये आईडीसी इनकम को खा रहा है। लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, इंप्लिसिट रेट जाने, टेबल जाने, आपने क्या करना है, पहली एंट्री के अंदर 225 से शुरू करना है बस, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट लिखाया था अंग्रेजी, ये अंग्रेजी पढ़ के बात समझ आ रही, जो अब समझाइए, तो मैंने बस सिर्फ वो पॉइंट समझाया है, आपको पेपर में नहीं कहा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कर दें क्या था, करना वही है जो शुरू से करते आ रहे हैं, कि पहली एंट्री 225 से कर दी बस, बाकी टेबल खुद ही संभाल लेगा, इंप्लिसिट रेट खुद संभाल लेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बताया कि आईडीसी भी चूंकि लेसर का खर्चा है तो इसको अलग एक्सपेंस बनाने की बजाय, अच्छा एक और नॉलेज के लिए बात बताता हूं, ऑपरेटिंग लीज में क्या करते थे आईडीसी का, ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी को एक्सपेंस बनाते थे, मकसद क्या था, रेंट इनकम से ताकि मैच हो जाए, तो ये भी एक्चुअली इंटरेस्ट इनकम से मैच ही हो रहा है, बस वहां क्या था, इनकम अलग आ रही थी, आईडीसी एक्सपेंस अलग आ रहा था, ये इंटरेस्ट इनकम में ही रच बस गया जाके, ये उसी में नेट ऑफ हो गया जाके, तो आईडीसी इस टेबल के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, हमने सिर्फ इतना काम करना है कि टेबल 225 से स्टार्ट करना है। अच्छा, उसमें भी इसी सवाल में एनआईएल अगर आपने निकाला फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी वाले रास्ते से, तो इस 5000 का क्या किया, 220 प्लस 5000, और जब आपने पीवी ऑफ जीआईएल किया तो फिर इस 5000 का क्या किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पीवी ऑफ जीआईएल का आंसर आ ही 225 गया। देखें हमने ना टेबल स्टार्ट 225 से करना है, अगर 225 इस रास्ते से निकल रहा है तो आईडीसी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और अगर टेबल 225 इस रास्ते से निकल रहा है तो कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे अब ये जो गार्डन टाउन वाले बच्चे हैं, अगर ये उसी इलाके में कहीं रहते हैं तो गुलबर्ग कैंपस आने के लिए कलमा चौक गुजर के आए हैं, यानी आप कह सकते हैं जी गार्डन टाउन प्लस कलमा चौक इक्वल टू गुलबर्ग। लेकिन जो बच्चे आई शादमान से रहे हैं उनका भी प्लस कलमा चौक आ रहा है बीच में नहीं, तो अगर किसी और रास्ते से आ रहे हैं तो फिर कलमा चौक का काम ही नहीं है। तो ये जो प्लस आईडीसी है, ये प्लस आईडीसी है ही तब अगर एनआईएल निकालना है इस रास्ते से, और अगर एनआईएल निकालना है पीवी ऑफ जीआईएल वाले रास्ते से, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली 225 आ जाएगा, तो 5000 का कुछ भी नहीं करना। ये मैंने एग्जाम नोट लिखवाया था कि अगर आप एनआईएल निकाल रहे हुए पीवी ऑफ जीआईएल वाले रास्ते से तो आईडीसी का कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आईडीसी हो गया डन। हाँ, यहां देखें ऑपरेटिंग लीज में ना हम आईडीसी को अलग से एक्सपेंस बना रहे थे, लेकिन किस पैटर्न से बना रहे थे, वो भी इनकम रेंट इनकम से मैच कर रहा था। अब वहां पर वो इनकम अलग और एक्सपेंस अलग था, आपस में वो भी लड़ मार ही रहे थे, लेकिन वो इनकम और वो एक्सपेंस, यहां पर ये टेबल के अंदर ऐसे एडजस्ट हो गया कि ये इंटरेस्ट इनकम में ही नेट हो गया जाके, अलग से नजर आने की जरूरत ही नहीं रही। ये वाली बात ओके। अच्छा, एक सवाल होमवर्क लिखें, फिर मैं आपको डीलर लेसर कराता हूं। इस होमवर्क वाले सवाल में अगर कोई हेडिंग लिखे, ये हेडिंग्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ना ये पता चले रिवाइज करते हुए कि हमने क्या क्या वैरायटियां पढ़नी थी, तो इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। चलें, अकाउंटिंग ईयर मिसमैच, ताकि नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना तो पता हो क्या क्या वैरायटियां की हमने। अकाउंटिंग ईयर मिसमैच, सवाल लिखें, लीज टर्म 5 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, इम्प्लिसिट रेट 12%, 12% IDC paid by lesser, IDC paid by lesser, $4,000 4,000,
टोटल एक्सपेक्टेड आरवी, टोटल एक्सपेक्टेड आरवी 30,000, 30,000, 30। GRV 20,000, 20,000। इम्प्लिसिट रेट बता दिया। लीज रेंटल 61,856, 61,856 payable at end of every year, payable at end of every year। अच्छा जी, और क्या रहेगा? ठीक है, रिक्वायर्ड है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और लीज रिसीवेबल का नोट। इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी और लीज रिसीवेबल का नोट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, वो जो हम लीज स्केड्यूल बनाते हैं उसमें डेट कौन सी लिखते हैं? अकाउंटिंग ईयर की, पेमेंट की ना, यानी लीज के मुताबिक लीज स्केड्यूल बन रहा होता है। ठीक है, ये एसओएफपी, एसओसीआई और नोट रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2022। यानी अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो जो रिक्वायरमेंट है वो 1 अक्टूबर 2021 वाले साल से शुरू करके 30 सितंबर 2022 वाला अकाउंटिंग ईयर, इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन लीज स्केड्यूल कैसे बनेगा? वो 31 दिसंबर बनेगा। अब उसमें से आपने निचोड़ना है कि अकाउंटिंग ईयर से क्या रिलेट करेगा, ये सवाल करके आइएगा। अच्छा, इसके सोल्यूशन की जगह छोड़ लें, बल्कि जगह क्या छोड़नी है, मैं तो वैसे ही पीछे पेजेस पे जाने लगा हूं। डीलर लेसर पे आते हैं जी। जिन्होंने ये पेज के 2 हिस्से किए थे तो डीलर और मैन्युफैक्चरर, और जिन्होंने 2 हिस्से नहीं वैसी जगह छोड़ी हुई थी तो वहां पर आ जाते हैं डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर। ये जो मैंने रिकग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट लिखी थी ना, तो फाइनेंसर लेसर की हेडिंग दी थी और उसमें चीजें बता दी थी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से पहले किया होगा, ये इतनी सारी कैलकुलेशन से पहले की बात है। डीलर लेसर के लिए 1.5 पेज छोड़ा था, पहुंचे? अच्छा, वो जो मैंने ये पेज छोड़ा था ना, वो मैं यहीं लिखूंगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये मैंने इस कॉन्सेप्ट के लिए जगह नहीं छुड़वाई थी। अगर वो कॉन्सेप्ट ना लिखना हो कोई मसला नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको कौन सा याद रहना है। लेकिन अगर लिखना हो तो वो यहां नहीं लिखना, वो आप कहीं किसी नुक्कड़ में कहीं एडजस्ट कर लेना उसको, या चलो मैं इधर बोर्ड पे लिखा रह दूंगा, मिटाऊंगा नहीं, पिक्चर ले लेना और फिर उसको जहां जगह मिले लिखना हो तो लिख लेना। डीलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है वही लीज पे भी देता है। मैंने डीलर है तो खरीद के बेचता है, मैन्युफैक्चरर है तो बना के बेचता है। एक मशीन है, इस मशीन का ये डीलर है और ये मशीन उसको कॉस्ट करती है 40,000 रुपए की। तो ये मशीन सेल कर देता होता है 56,000 की, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको ये फाइनेंस लीज पे दे देता है। और इसकी प्रैक्टिस ये है कि ये 3 साल की लीज पे देता है, और उसके लिए जो रेंटल रखता है ये वो रखता है 22,000। तो टोटल कितने पैसे ले रहा होता है ये? 66,000। यानी टोटल वो GIL 66,000 ले रहा होता है। ज्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि पैसे 3 साल में मिल रहे हैं। तो जब ये मशीन वैसे बेच देता है तो कितना प्रॉफिट कमाता है? 16,000, और ये सारा इसका सेलिंग प्रॉफिट होता है। और अगर ये लीज पे देता है तो कितना एक्स्ट्रा कमाता है? 26,000। और ये जो सेलिंग प्रॉफिट 16,000 कमा रहा है, इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी 16,000 की इनकम पहले साल में अर्न हो जाएगी या पहले साल में ही?
जबकि इस केस में ये 26,000 3 साल में फैलेगा, ये 26,000 3 साल में फैलेगा नहीं। ये 26,000 इसलिए कमा रहा है क्योंकि 3 साल में पैसे मिल रहे हैं, पूरा का पूरा 26 इसलिए नहीं। अगर 3 साल का गैप ना करता तो भी 16 तो कमा ही लेता। तो 3 साल की वजह से कितना कमा रहा है? 10। तो ये अपने इसके 2 टुकड़े करता है। इसका एक होगा 10,000 जो हां वाकई इंटरेस्ट है, और जो 16,000 है ये इसका सेलिंग प्रॉफिट। अच्छा, सेलिंग प्रॉफिट क्यों है उसकी भी वजह देखते हैं। एक ना आपको आईएएस पढ़ाने मैंने IFRS 15 FAR 2 के ना जो तगड़े तरीन टॉपिक्स है ना उनमें से एक वो भी है, दी तगड़ेस्ट टॉपिक्स में से है रेवेन्यू। उसमें ये बात होगी, लेकिन चूंकि बचपन में अकाउंटिंग तो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जो बता रहा हूं। जब ये मशीन बेची नहीं थी तो ये इसकी इन्वेंट्री थी, और जब बेच दी तो इसकी इन्वेंट्री क्यों नहीं रही? सेल हो गई। तो उसका पहले वो इन्वेंट्री एसेट था, अब नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो अब इसके कंट्रोल की चीज नहीं रही, कस्टमर की चीज बन गई। तो इन्वेंट्री एसेट बिक गया, मतलब कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर हो गया। तो इसने उसको अपनी बुक्स में से एसेट निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल कह दिया और सेल्स कह दिया। ये तो बाकायदा वाकई सेल्स थी। फाइनेंस लीज के केस में अब तक जितनी फाइनेंस लीज पड़ी है वो अंडरलाइंग एसेट लेसर का एसेट कहला रहा है। वो जो गाड़ी जो मशीन लीज पे दे रहा है, क्या वो लेसर उसको अपनी बुक्स में पीपी कहता है? नहीं ना, यानी अपना एसेट नहीं कहता ना उसको। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसके तकरीबन सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी नहीं ले जाने, मर्जी लेसी की चलनी है, तो इसलिए वो उसको अपना एसेट ही नहीं कहता। तो अब इस सूरत में पहले ये उसका इन्वेंट्री एसेट था, अब जब लीज पे दे दिया तो ये उसका एसेट नहीं रहा। तो चाहे वो एसेट सेल करे चाहे वो एसेट फाइनेंस लीज पे दे, पॉइंट क्या है? इन्वेंट्री में पड़ा हुआ एसेट था जो अब कस्टमर का हो गया। तो चाहे बेचे, ये तो है ही सेल, चाहे फाइनेंस लीज पे दे तो उसकी पड़ी हुई इन्वेंट्री अब कस्टमर की हो गई, मतलब सेल हो गई। तो फाइनेंस लीज की भी अकाउंटिंग ऐसे ही होगी जैसे इसने सेल कर दिया। और कितने का सेल कर दिया? 66 का नहीं, 56 का सेल कर दिया। हां, पैसे चूंकि 3 साल बाद मिलने हैं, तो वो जो उसने 56 का रिसीवेबल बनाएगा आज, वो करते करते कैश 66 मिलेगा। वो लगा जाके अगर ये सेल कर देता तो 56 मिलते हैं ना। तो ये 56 का कस्टमर को सेल कर रहा है 16 प्रॉफिट कमा के, चूंकि उसने चीज कस्टमर को बेच दी, ये गुड्स इसकी इन्वेंट्री नहीं रही, कस्टमर की चीजें बन गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दी और सेल्स बना ली। अब भी वो चीज लेसी की हो गई, कंट्रोल लेसी का। तो जब ये इसकी चीज ही नहीं रही तो इन्वेंट्री में रखे, तो अब इन्वेंट्री से निकल के अगर चीज कस्टमर की बन गई तो सेल हो गई ना। तो फिर फाइनेंस लीज के केस में भी ये सेल्स ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन 66,000 की सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेगा, 56,000 की सेल्स रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा किस वजह से मिल रहा है? वो तो 3 साल गुजरेंगे तो इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो चाहे कैश पे बेचे चाहे फाइनेंस लीज पे बेचे, ये अपनी बुक्स में ऐसे ही समझेगा जैसे उसने आज सेल कर दी, और 56 ही की सेल कर दी, तभी तो उसका आज प्रॉफिट 16 रिकॉर्ड होगा। और जो बाकी ऊपर 10,000 ले रहा है वो इंटरेस्ट है जो ओवर लीज टर्म होगा। तो फाइनेंस लीज की डीलर लेसर या मैन्युफैक्चरर लेसर IFRS 16 ने वो अकाउंटिंग बताई है जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऐसे ही समझेगा जैसे इसने सेल की है। क्यों सेल की है? क्योंकि अगर वैसे सेल करता तो भी चीज कस्टमर की हो जाती, फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो भी चीज वो लेसी की ही हो गई, तो वो अपनी बुक्स में उसको सेल ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट की बजाय लीज रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट करेगा। और अब जब लीज रिसीवेबल डेबिट कर लेगा तो सब्सिक्वेंटली वही होगा जो पहले कर रहे थे कि टाइम गुजरता जाएगा, इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी और पैसे मिलते जाएंगे, तो कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। अभी भी नहीं बात बनी। तो अब इसके लिए अगर हम ऑफिशियल अंग्रेजी बना लें तो डीलर लेसर कमेंसमेंट ऑफ लीज पे जैसे डेटर डेबिट करना था ना, अच्छा ये मुझे पहले पूरा लिख लेना। जैसे डेटर डेबिट करना था तो डेटर की जगह लीज रिसीवेबल डेबिट करेगा और सेल्स क्रेडिट करेगा। अच्छा, अमाउंट के लिए हम क्या याद रख लें, किस अमाउंट से करेगा? 66,000 की 56,000। अच्छा, 56,000 का ये मार्केट में बेचा करता था, तो उसको हम फेयर वैल्यू कह सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू है। तो वो कितने से एंट्री करेगा? सेल्स फेयर वैल्यू। अच्छा, NIL 2 रस्ते, PV ऑफ AL और दूसरा
फेयर वैल्यू प्लस आईटीसी इधर था, इधर बस फेयर वैल्यू थी, यानी ये एंट्री करेगा एनआईएल से। क्योंकि 56,000 एनआईएल है। 56 क्यों एनआईएल है? क्योंकि फेयर वैल्यू प्लस आईटीसी इधर नहीं है, इधर सिर्फ फेयर वैल्यू है, तो एनआईएल से ये एंट्री होगी। तो जब गुड्स बिकती हैं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और ये आई रिकमेंड आपने कंपाउंड ही करनी है, क्योंकि कंपाउंड नहीं करेंगे ना तो फिर दो अलग एंट्रीज में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? 40,000, यानी कॉस्ट। ये ब्रैकेट मैंने दोनों भी खोले हुए, यहां तक बताया, एंट्री समझ आई? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 56,000 से, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 40,000 से। अच्छा, अब एक गहरी बात बताने लगूं ताकि मैं ब्रैकेट बंद कर दूं, बाकी कल बता दूंगा। समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। ठीक है, गहरी बात है, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, करना ऐसे ही जैसे बता रहा हूं। जीआईएल इज इक्वल टू है लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरबी। अगर एसेट, अच्छा फाइनेंस लीज जरूरी है कि लेसी के पास ही एसेट रह जाएगा, या वापस भी हो सकती है? इस सूरत में भी वापस भी हो सकता है ये नई मशीनों का डीलर भी हो सकता है कबाड़िया भी हो सकता है उसने फाइनेंस लीज ही इस तरह से की हो कि 3 साल बाद मुझे वापस करना, हो सकता है ऐसा। अगर तो एंड पे ओनरशिप लेसी के पास रह जाग रहे ना, बस गहरी बात है, खत्म कर रहा हूं उसको, लगेगा खत्म करने में 25-30 मिनट। जो ये डीलर लेसर है, ये पता नहीं मैं भूल क्या रहा था, हाँ, ये जो डीलर लेसर है, इसने मशीन इसको लीज पे दी, और अगर ये तय हुआ कि एंड पे ये लेसी ही रख लेगा, यानी ओनरशिप लेसी को ही ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये डिस्कशन नहीं है जो मैंने ब्रैकेट के बाद करनी है। लेकिन अगर एसेट, अच्छा हाँ, अगर एसेट लेसी ही रख लेगा तो ये होगा यूजीआरबी होगा। यूजीआरबी कब होगा? ये तो बात ही तब है जब गारंटी मिली हुई है, तो और गारंटी ही तब मिली है जब एसेट लेसर को वापस आना है। तो अगर एसेट लेसी ने रख लेना है तो फिर जीआईएल इज इक्वल टू लीज पेमेंट, बात खत्म। लेकिन अगर एसेट लेसर को वापस आना है तो ये चीज है। अच्छा, लेसर क्या करेगा उस एसेट का? फिर मार्केट में बेचेगा, यानी अगर ये एसेट लेसर को वापस नहीं आना तो ये सिर्फ एक दफा बिकना है, और अगर लेसर को एसेट वापस आ जाना है तो फिर ये 2 दफा बिकना है। कैसे 2 दफा? एक अभी इस वक्त जो लेसी को बेचना रिकॉर्ड कर रहा है, और दूसरा जब वो वापस लेके मार्केट में बेचेगा। ये कौन सी वाली दफा बेचने से रिलेटेड है? ये दूसरी बार बेचने से रिलेटेड है। अभी हमने सेल्स कितने से क्रेडिट किया? एनआईएल। एनआईएल इज इक्वल टू पीवी ऑफ जीआईएल। समझ आए तो ठीक है, नहीं तो परेशान नहीं होना, करना ऐसे ही है, ना समझ आया तो। एनआईएल इज इक्वल टू पीवी ऑफ जीआईएल, यानी एनआईएल इज इक्वल टू पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। जो जाग रहे हैं यहां तक होके, यानी अभी इस वक्त जो सेल्स रिकॉर्डेड है वो इतने से रिकॉर्डेड है। अच्छा, ये अभी इस वक्त कौन सी सेल रिकॉर्डेड है? पहले वाली या दूसरी वाली? अभी पहले वाली है, तो पहले वाली की अमाउंट ये है, तो इसमें तो ये शामिल ही नहीं होना चाहिए, ये तो है ही दूसरी दफा बेचने से रिलेटेड। तो इसलिए सेल्स फिर हम एनआईएल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे एनआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरबी। नहीं समझ आए? अभी सेल्स कितने पे रिकॉर्डेड थी? एनआईएल पे, और एनआईएल यहां मैंने साबित किया है कि इज इक्वल टू दिस। ये जो यूजीआरबी वाली बात है, ये अभी के बेचने से लिंक ही नहीं है, ये तब की बात है जब एसेट वापस आएगा और दोबारा बिकेगा। तो अभी आज पहली वाली सेल रिकॉर्ड करते हुए हम वो अमाउंट कैसे लिख लें जो दोबारा सेल से रिलेटेड है? अभी सेल कितने से रिकॉर्ड हो रही है? एनआईएल से ना, और एनआईएल इज इक्वल टू दिस। अब एनआईएल इज इक्वल टू दिस में तो दिस भी है और दैट भी है, तो ये जो ये वाला है ये आज की सेल में होना चाहिए शामिल, तो निकाल दिया। अच्छा, जब मैंने ये नहीं लिखा था तो डबल एंट्री पूरी टैली है? हाँ,
लाल डेबिट लाल क्रेडिट, हरा डेबिट हरा क्रेडिट, NIL डेबिट NIL क्रेडिट, कॉस्ट डेबिट कॉस्ट तो टैली है, अब नहीं रही, अब क्रेडिट कम हो गया तो डेबिट भी कम कर देते हैं। क्योंकि जब हम अभी इस वक्त सेल पूरी नहीं मान रहे, थोड़ी सी सेल रख रहे हैं, कब के लिए? दोबारा के लिए, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में से भी थोड़ा सा रख लेते हैं, तो यही वाली चीज कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस हो जाएगी। और ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये उधर चला गया ना माइनस, तो इधर क्या रह गया? तो ये भी कह सकते हैं कि सेल्स कितने से रिकॉर्ड होगी? NIL माइनस PV ऑफ UGR भी कह लें, चाहे कह लें PV ऑफ लीज पेमेंट्स। ये है जी पहली एंट्री। अभी इसने और गहरा होना है, वो फिर मैं आपको एक दो एग्जाम नोट्स लिखाऊंगा, फिर वो जाके चीजें गहरी होंगी। अब ये एंट्री पूरी है, आप इसको लिख लें। और वो जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है, अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर घर जाके दिल करे कि ये दोबारा कोशिश करते हैं तो ठीक है ना, यूट्यूब पे है, सुन लेना। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।